देखिए हेमंत जी, ये राजस्थान की जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी सरकार है। ये राजस्थान की जनता के एक एक पैसे को सदुपयोग करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बार बार आचार संहिता लगे उससे निजात दिलाने के कारण राजस्थान के विकास के कार्य बाधित ना हो, इसके कारण हमने बजट में घोषणा की थी 1 स्टेट 1 इलेक्शन की। नंबर चीज एक ये था चुनाव में देरी। दूसरी मेन चुनाव में देरी ये थी कि पूर्व कांग्रेस सरकार जाते जाते जिलों की घोषणा करके गई थी। उन जिलों के हिसाब से नए जिला परिषद की बाउंड्रियां बनेगी, डीलिमिटेशन जो होता है वो होना था, और डीलिमिटेशन होना चुनाव पंचायत समिति और जिले परिषद के हिसाब से होना था। तो वो जो उसकी प्रक्रिया चालू थी और वो प्रक्रिया दी ना, उसकी काम हो गया। आपने सुना हो तो दिसंबर तक चुनाव कराने की प्रक्रिया के लिए भी बोल दिया गया था। लेकिन कांग्रेस का दोहरा चरित्र है हेमंत जी। दोहरा चरित्र ऐसे है, जब ये सत्ता में होते हैं, जब ये इन्हीं चीजों को बहाना लेके और कोर्ट में भी जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। नवंबर 2019 के अंदर इसी सुप्रीम कोर्ट ने तलक टिप्पणी करते हुए डीलिमिटेशन को पे ऊपर रोक लगा दी थी, और कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और वहां सुप्रीम कोर्ट ने डीलिमिटेशन को जो है वो हाई कोर्ट की रोक को हटा के और उन्होंने निर्धारित कर दिया था कि डीलिमिटेशन के हिसाब से चुनाव हो जाए। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन ये हल्ला मचाना। और मैं आज टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा जी को सुन रहा था, या अभी मेरे मित्र भी कहेंगे कि ये चुनाव से डर गए। हम नहीं डरे भैया, चुनाव से तो आप डरते हैं। जनता क्या हालत आपकी उपचुनाव में करी है और क्या हालत आपकी पंचायत के उपचुनाव में की है। 36 में से कितनी सीटें मिली है आपको ये जानते हैं। 28 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी है और 5 विधानसभा चुनाव के अंदर 5 सीटें जीतने वाली भी भारतीय जनता पार्टी। हम तो फिर कहूंगा मैं हेमंत जी, जन कल्याणकारी और जनहितैषी सरकार है, तो ये जन कल्याण कांग्रेस को पच नहीं सकता। क्योंकि जो भ्रष्टाचारी सरकार रही हो, जो तुष्टीकरण वाली सरकार रही हो, जो लुटेरी सरकार रही हो, जो युवाओं के पेपर लूटी हो, किसानों का यूरिया लूटा हो, वैसी सरकार से उम्मीद क्या किया जाए। विपक्ष में आके यही करेंगे कि नहीं नहीं अब जनता के कार्य नहीं होने चाहिए। मदन जी, आज कहीं किसान यूरिया के लिए लाइन में लगाता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना? वो आज डिबेट का विषय ये नहीं है। आज भी किसान लाइन में लग रहा है। आपने बोला तो इसलिए मैं बता देना चाह रहा हूं, और आप चाहें तो मेरे पास लिस्ट है बाकायदा कहां पर लाइन लगा के खड़े हैं, वो भी मैं बता दूंगा। राजेंद्र आर्य साहब वो कह रहे हैं कि आप जब सत्ता में होते हैं तो कुछ और विपक्ष में होते हैं तो कुछ और, ये रवैया क्यों? ये तो कह रहे हैं कि प्रक्रिया के अधीन ही। हम तो चाहते हैं कि राज्य का नुकसान ना हो, वित्तीय भार नहीं पड़े, आचार संहिता नहीं लगे, बार बार काम नहीं रुके जनता की, तो जनता के लिए ही कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, बीजेपी का एक तर्क ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि प्रशासक हमने पुराने वालों को हटा करके पार्टी के हिसाब से अपनी पार्टी के बिठा दिए, जो चुने हुए थे जनता के उन्हीं को प्रशासक के तौर पर रखा। जी बोलिए। देखिए हेमंत जी, जहाँ तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी ना तो संविधान को मानती है ना ही लोकतंत्र को मानती है। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के अंदर हुई थी और पूरे देश के लिए एक नजीर बना था। तो निश्चित रूप से जिस राजस्थान ने पंचायती राज की पूरे देश के अंदर अलग जगाई, उस पंचायती राज की दुर्दशा राजस्थान देख रहा है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि ये लोग क्या करते हैं, सवाल ये है कि ये कभी भी चुनाव के पक्ष में रहते ही नहीं है। ये हमेशा, आपको पता है कि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और ना ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों की उसमें विश्वास करते हैं। देखिए, राजीव गांधी जी का सपना था कि जो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थानों का सुदृढ़ीकरण हुआ, सशक्तिकरण हुआ और 5 वर्ष का एक फिक्स कार्यकाल उनको दिया गया। तो 5 वर्ष का कार्यकाल किसी भी पंचायत का या पंचायत समिति का या जिला परिषद का या नगर निकाय का हो जाता है, तो उसके बाद में चुनाव कराना अवश्यंभावी होता है। यह संविधान के अंदर कानून बनाकर लिखा गया है। तो ये संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची में इसीलिए डाला गया। तो आज ये देखिए, जहां पे भी भाजपा की सरकारें, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लो, चाहे आप मतलब मध्य प्रदेश की बात कर लो, मतलब आपको पता चलेगा 10-10 सालों से पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। बिहार की बात कर लो, ये लोग बेसिकली ये जो स्थानीय निकाय की जो स्वशासन है, हमारा लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट है, जो हमारा स्थानीय और स्वशासन है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। ये जो पंचायत की जो हमारी कड़ी है, ग्राम सभा की जो इकाई है, उसको ये ध्वस्त करना चाहते हैं। इनको अपने पूरा का पूरा सिस्टम को इन्होंने तहस नहस कर दिया। आज देखिए, अभी ये देखिए, आज मैं देख रहा था मुख्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता जी का मीडिया में दिया हुआ बयान कि हम 3-4 दिन के अंदर वो कर देंगे। और आज जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो सरकार के भी दोष हो रहे हैं इसमें।
सरकार का सुर अलग है, चुनाव आयोग का सुर अलग है, राज्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी का सुर अलग है। तो आज आप देखिए ना, ये सरकार कहीं से चलती हुई नजर नहीं आ रही है कि भाई आप सरकार देखिए, चुनाव की अनुशंसा सरकार करती है, निर्वाचन आयोग या निर्वाचन अधिकारी उस चुनाव को तय करता है, उसका कार्यक्रम जारी करता है, लेकिन इनकी कोई तैयारी नहीं है। ये भ्रम फैला रहे हैं, एक देश एक चुनाव। अरे यार, आप संविधान संशोधन के बिना कैसे करवा लोगे? आप पूरा का पूरा आपने 1-1.5 साल खराब कर दिया, जबकि हम आपको कह रहे हैं, मतलब आप ये पूरा का पूरा सिस्टम आपने कोलैप्स कर दिया। चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे आपकी पंचायत समिति हो, चाहे नगर निकाय हो, निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, सब जगह आपने पूरा विकास अवरुद्ध पड़ा है। अफसरशाही पूरी तरीके से हावी हो गई है, हमारे जनप्रतिनिधियों को घर बिठा दिया आपने। ये कौन सा तरीका है भाई? जी देखिए, राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री के प्रवक्ता कितना झूठ बोलते हैं। देखिए, आपत्ति है, कोई झूठ नहीं बोल रहा। झूठ का ठेका इनका है, झूठ का ठेका इनका है, झूठ का ठेका इनका है, और झूठ इन्होंने पेटेंट करवा रखा है। सुन लीजिए हेमंत जी, झूठ इनका पेटेंट है, कोई दूसरा बोल नहीं सकता इनके बराबर। मैं कह रहा हूं ना, इन्होंने जो आपत्तिजनक आपने 40 सेकंड जो आपत्तिजनक, सुनिए, ठीक है, जो आपत्तिजनक शब्द मेरे नेता के बारे में बोलने के बाद होगा ना, मैं मेरे उसको बोलने के बाद नहीं होगा ना, करता। झूठ है, जब तक ये बोलेंगे, मतलब गलत शब्द बोलेंगे, मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। हेमंत जी, हमारे नेता के बारे में मेरे बोलने के बाद में सच साबित होगा। उनको सुन रहा है, मेरे बोलने के बाद सच झूठ साबित बताओ होगा ना, तथ्य बताओ। तथ्य बता रहा हूँ, सुनने की क्षमता तो रखो ना। चीख रहे हो जोर जोर से, ये झूठी तो है, ये झूठी तो चीख रहे हो। सुनने की क्षमता रखिए ना, आपके नेता में सुनने की क्षमता है ना, आपने पंचायती राज संसद में आरोप लगाते हो, बहस होती है, भाग जाते हो, संसद से भाग जाते हो, विधानसभा से भाग जाते हो, टीवी डिबेट से भाग जाते हो। हेमंत, आपका लोकतंत्र में और संविधान में रुचि नहीं है। आपने संविधान का 73वां 74वां संशोधन पढ़ा है क्या? हेमंत, आपने संविधान संशोधन पढ़ा है क्या? मैं बता रहा हूँ, सुनने की क्षमता रखो ना। 5 साल का नियम बना हुआ है। टाइम मत बर्बाद कीजिए प्लीज। आरिफ साहब प्लीज, आरिफ साहब एक बार सुनिए। आरिफ साहब प्लीज, आरिफ साहब सुन लीजिए एक बार, 10 सेकंड जवाब दें। हेमंत पहले मैं बोलूंगा, हेमंत पहले मैं बोलूंगा, मेरा आप जवाब बोले थे सुनिए। पहले, हेमंत, ये तरीका नहीं है डिबेट का। हाँ बोलिए, मैंने नहीं बोला, पहले इनके आप जवाब बोले थे। ये जवाब बोलने दिया ऐसा क्या? है, फिर मैं नहीं मदन जी, बोलूंगा, आप बोले थे ना, मैं नहीं बोलूंगा, आपको ही मिला मौका पहले। आप बोलिए ना, बोलने का मौका आपको ही मिला था। अरे आप बोलिए ना मदन जी। पहले सुनिए आरिफ साहब, बोलने आरिफ का साहब, मौका दिया। आरिफ साहब एक मिनट। सच सुनने की क्षमता नहीं है, आरिफ साहब जवाब दीजिए ना। मदन जी जवाब दीजिए, देने का जिम्मेदार कौन है भाई? 1977 से 1977 से लेकर 1994 तक यही पंचायत राज के चुनाव पे बैन लगाने वाली सरकार अगर कोई थी तो कांग्रेस थी। और अभी झूठ और झूठ बताता हूँ। ये कह रहा हूँ 1992 में राजीव गांधी ने 73वां संशोधन किया। अरे पीवी नरसिम्हा राव ने किया था, राजीव गांधी ने किया। राजीव गांधी ने तो चुनाव में बैन लगाया था पंचायत राज के, पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। यही झूठ है आपका, राजीव गांधी ने किया। गांधी परिवार को दे दो, आप पढ़ के आया करो, मेरे पास प्रूफ है। पूरी की पूरी रूपरेखा राजीव गांधी 1992 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर 73वां संशोधन हुआ था। तो राजीव गांधी तैयारी होती है क्या? नहीं हुआ, यही झूठ है, यही राहुल गांधी का झूठ के प्रवक्ता है। ये झूठ की फैक्ट्री, ये झूठ की फैक्ट्री का पर्दाफाश होता है ना, जब ऐसे ही होता है। अच्छा ठीक है, ये झूठ की फैक्ट्री। सुनिए मुद्दे पर आइए, डिरेल मत होइए प्लीज। मदन जी सीधा सवाल, वो ये कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र को नहीं मानते, आप कानून कायदों को नहीं मानते। हाईकोर्ट ने बोला तब जाग गए, तब बीजेपी के झूठे लोग लोकतंत्र की हत्या इंदिरा गांधी ने करी। पता नहीं। ठीक है, मैं आता हूं। चलिए हमारे साथ में जगरूप यादव साहब भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। हटा दीजिए, जगरूप यादव जी भी जुड़ चुके हैं। जगरूप जी बहुत स्वागत है आपका। मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या चुनाव जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे प्रदेश के, उनकी तरफ से जो आज बयान आया हाईकोर्ट के आदेश के बाद में, और सरकार का बयान दिसंबर तक का, जनवरी तक का था, पंचायती राज मंत्री ने भी बोला, क्या सरकार और जो चुनाव आयुक्त हैं वो आमने सामने हैं? चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, देखिए इसको घटना को समझिए आप सिलसिलेवार। चुनाव कराने का दायित्व है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है जी, और शेड्यूल भी वही निकालता है, और वो अपने आप में स्वतंत्र निकाय है। जैसे भारत निर्वाचन आयोग है जो ईसीआई इंडिया, और इसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग है स्थानीय निकाय, जो अब शासन प्रणाली का एक चरण है।
केंद्रीय विधायिका, राज्य विधायिका, इसी तरह स्थानीय लोकल बॉडीज की 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ है, उसके पश्चात समयबद्ध चुनाव होना अनिवार्यता है, संवैधानिक अनिवार्यता है। और वो कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने संभवतः राज्य सरकार के आग्रह पे या इस चुनाव की जगरूप जी आवाज चली गई आपकी। में लोग गए तो हाईकोर्ट में लोगों के जाने के बाद, हेलो, हाँ सुन रहे हैं सर। हाईकोर्ट में लोग गए तो नहीं, हम ये समझना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि ये स्वतंत्र निकाय है और इसकी जिम्मेदारी थी, तो मतलब ये करीब 1 साल का वक्त प्रशासकों के भरोसे क्यों निकला क्या? और दूसरा पार्ट ये भी है कि सरकार भी तो एक हरी झंडी देती होगी कि उनकी तरफ से तैयारियां, जिसे परिसीमन को लेकर के। मैं आ रहा हूं सर, एक बार जगरूप जी का कमेंट पूरा हो जाए, मैं आ रहा हूं। जी नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार का गठन हुआ, परिसीमन करना नहीं करना, या वर्तमान में समय अवधि का जब तक अध्यादेश सरकार जारी नहीं करे तब तक निर्वाचन आयोग को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। निर्वाचन आयोग का ये सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं है, फिर तो ईसीआई इंडिया भी कोई चुनाव नहीं करवाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी। तो भाई ये तो सीधा जगरूप जी, आप तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, तो ये तो सीधा समझ में आता है कि इतने दिनों तक निर्वाचन आयुक्त ने नहीं बोला कुछ भी, और अब जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट का आदेश आया, तब उन्होंने 1 दिन में ही कह दिया कि हम 2 दिनों के अंदर ऐलान कर देंगे। बिल्कुल दायित्व है उनका। अभी तक आप ऐसे तो फिर ये संवैधानिक जो निकाय बनाए जाते हैं जी, मैं आ रहा हूं सर। निर्वाचन आयोग को छोड़िए, मान लीजिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग जब तक कि संविधान में संशोधन नहीं किया जाए, लोकसभा के मैं ले लूंगा एक बार वो पूरा कर ले कमेंट, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा जी। वो मान लीजिए लोकसभा के चुनाव नहीं कराएं तो क्या लोकसभा की अवधि बढ़ जाएगी? जब तक उनके पास अध्यादेश, राज्य सरकार ने अगर कोई अध्यादेश जारी करके उनको कहा, और उसके बावजूद भी उनको आग्रह करना चाहिए समय का, ये राज्य निर्वाचन आयोग की फेलियर है। और यही उनको आग्रह भी राज्य निर्वाचन आयोग को कहा है, आदेश दिया है, कोई राज्य सरकार से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक स्थानीय निकाय है। एक छोटी सी और जो दर्शक जानना चाहेंगे कि अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है पंचायती राज चुनाव का ऐलान करते हैं, सरकार कह रही है कि परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या इस हाल में पुराने परिसीमन से ही चुनाव होंगे? बिल्कुल, जो कॉन्स्टिट्यूंसी निर्धारित है, परिसीमन का अगर आग्रह किया तो परिसीमन पे कार्रवाई करना भी राज्य निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए कि परिसीमन समय सीमा में हो। बिल्कुल, वो उसको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है सर, और ठीक है सर नहीं छोड़ा जी। सकता। जगरूप जी मैं आता हूं वापस, एक सवाल करना चाह रहे हैं मदन प्रजापत, कुछ एक सवाल करना चाह रहे हैं, बोलिए मदन जी जल्दी। मैं 2 चीज करवाता हूं। जो परिस्थितियां आज है वही परिस्थितियां पूर्ववर्ती सरकार के अंदर थी। 2019 के अंदर वही हाई कोर्ट ने पूर्ववर्ती सरकार को लताड़ लगाई थी, लेकिन क्या उस टाइम तो क्या आप पूर्ववर्ती सरकार का अनुसरण कर रहे हो क्या मदन जी? नहीं आगे चलो, पाचे मैं कर रहे हो नहीं, ये क्या बात हुई? आप सरकार में होना सर, आप सरकार में मेरा सवाल मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए हेमंत, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहा हूं, मेरा सवाल पूरा इतना सा हो जाए। इको कर रही है आपकी आवाज। मैं ये कह रहा हूं कि जो आज संविधान और लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या बता रहे, मैं उसके ऊपर बोल रहा हूं कि लोग ठीक है, लेकिन आप ये स्वीकार कर रहे हो कि आज तो हत्या हुई है, आज लोकतंत्र की हत्या होती है क्या? ये लोकतंत्र की हत्या क्या? नहीं, मैं तो स्वीकार नहीं कर रहा। हम तो उस टाइम भी माननीय जगरूप जी कह रहे हैं कि ये प्रदेश के निर्वाचन आयोग का फेल्योर है। दूसरा सुनिए सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, मैं वही कह रहा हूं कि आज जगरूप जी जो कह रहे हैं वो स्वतंत्र है, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल इतना सा है जगरूप जी से, एक तो जो मेरे मित्र ने कहा कि 73वां संशोधन जो हुआ वो राजीव गांधी ने करा, तो जगरूप जी वो मेरे को झूठा बता रहे थे। जगरूप जी से पूछिए कि राजीव गांधी ने क्या कहा। दूसरा मेरा सवाल है 1977 से ये 93 में नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में हुआ, वो भी कांग्रेस के थे। आप इसमें राजीव गांधी नरसिंह राव में क्यों बात करना चाहते हो? ये यद्यपि सोच चाहे राजीव गांधी की होगी, लेकिन इसको फैक्चुअल संविधान संशोधन विधेयक दोनों पारित हुए, 73वां 74वां नरसिंह राव जी के प्रधानमंत्री काल में हुआ। ये सही बात है। इंदिरा गांधी थी, ठीक है। अब इमरजेंसी छोड़िए, बाकी और मेहमान भी है, मैं आ जाऊंगा मिथिलेश जैमिनी साहब, जैमिनी साहब कैसे इसको देखा जाए? रुक जाइए मदन जी, ब्रेक लगा दीजिए। ओ मदन जी रुक जाइए, अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए।
रुक जाइए, जमील साहब बोलिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक सरपंच के पद पे रहा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, और जब सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया, प्रशासक बना, तो खुद का बहुत जोर गर्मजोशी से स्वागत कराया। लेकिन कहीं न कहीं जो अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़ को एक प्रभार दिया गया था कि परिसीमन टाइमली हो जाए और चुनाव हो, वो नहीं हो पाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन चुनावों को जीतना, ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा भजनलाल सरकार का। क्योंकि आप देखिए, जिस ईआरसीपी के भरोसे से राम जल सेतु की बात कर रहे थे, डुंगरी बांध का पानी भरा नहीं गया, बीसलपुर का पानी, और दौसा और सवाई माधोपुर में उसका नुकसान होना तय है। डुंगरी बांध जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, डुंगरी बांध वो भी वन विभाग में फंस गया है, जो ईआरसीपी का सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा इशू था, जिसे हम कह रहे थे आधुनिक भागीरथ है, उनके लिए एक प्रॉब्लम है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो मारवाड़ में क्रिएट कर दी हनुमान बेनीवाल ने, चाहे जोजरी बांध का बांध हो, चाहे रिया बड़ी का मामला हो, ये तमाम चीजें जो पश्चिमी राजस्थान में अरुण अमराराम और हमीर सिंह भायल को कल कहना पड़ा कि ड्रामा कर रहे हैं और 4 बजे रात को आना पड़ा, तो क्या पश्चिमी राजस्थान में जो आरएलपी 0 पे है आज की तारीख में विधानसभा में, वो पंचायती चुनाव में कोई जिला प्रमुख तो नहीं ले जाएगी? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस परिसीमन को लेकर अरुण चतुर्वेदी और राजेंद्र राठौड़ और राहुल कशवा, जो कभी बीजेपी से निकल के गए थे कि काका ने चूरू में उल्टी सीधी पंचायतों को परिसीमन कर दिया, बहुत माहौल गरमाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जो 4 आईएएस बनाए हैं वो चारों के चारों आपने जनरल कास्ट से बना दिया, तो क्या एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी उनका वोट बैंक लेने के लिए पंचायत चुनाव और लोकल चुनाव से पहले ये कांग्रेस की कोई स्ट्रेटेजी है? ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी इसको जवाब देना पड़ेगा। चुनाव होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप जीत क्या है। अगर नहीं जीत क्या है, तो क्योंकि गांव में कहा जाता है कांग्रेस मजबूत है, तो भजनलाल जी खुद सरपंच रहे हैं, तो भजनलाल जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अलग जगह है। क्योंकि सतीश पूनिया के राज में भी जब वो प्रदेशाध्यक्ष थे, हमने देखा था कि बीजेपी काफी जिलों में जिला प्रमुख बना पाई थी। तो क्या अब मदन राठौड़ वो करिश्मा कर पाएंगे या वो रिकॉर्ड बनाएंगे? ये जमील साहब, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक छोटे से संक्षेप में ही कि ये जो देरी हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार तय समय में परिसीमन नहीं करवा पाई, प्रक्रिया को फास्ट अपना नहीं पाई, और इसकी वजह से आम जनता को भुगतान करना पड़ा। विपक्ष को भी मौका मिला, निश्चित रूप से विपक्ष को मौका मिला। जो 1 साल प्रशासक रह गए सरपंच, उन्होंने सबने नई फॉर्च्यूनर कसा ली। ये बताइए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जी। ये नई फॉर्च्यूनर सबने कसा ली। बहुत बड़ी बात कही आपने जी। राजेंद्र आर्य जी, जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी से देखिए हेमंत जी, इस सरकार की तो विफलता है ही, साथ में सरकार और जो राज्य निर्वाचन आयोग है उन दोनों के बीच में। अच्छा, पिछली सरकार में किस लिए चुनाव रोका था? पिछली सरकार में पंचायत राज का चुनाव क्यों रोका था? आज प्रशासक चुने हुए सरपंच है, आपके टाइम पे चुने हुए सरपंच नहीं थे, जनप्रतिनिधि नहीं थे प्रशासक, आपके टाइम पे सरकारी कर्मचारी प्रशासक थे। ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का है। जब सरकार में होती है तो कुर्सी बचाने के लिए अशोक गहलोत ने चुनाव नहीं करवाए थे। 2 साल चुनाव कुर्सी बचाने के लिए नहीं करवाए। हम एक राज्य एक स्टेट वन इलेक्शन के लिए चुनाव रोके हैं, आपने कुर्सी बचाने के लिए। और आपकी स्थिति है कांग्रेस की झूठ की फैक्ट्री, झूठ के प्रवक्ता। गोयल साहब देखिए, गोयल साहब सबकी टिप्पणियां आपने सुन ली है। गोयल साहब, मैं आ रहा हूं, जगरूप जी आ रहा हूं। गोयल साहब सबकी टिप्पणी सुन ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? कैसे पॉलिटिक्स के लिए ये देरी कर ली गई, या सरकार की मंशा तो अच्छी थी लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया? इस देरी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। और पिछली बार कौन जिम्मेदार? ठीक है, सुन लीजिए, चर्चा कर चुके हैं। जब अशोक गहलोत जी ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में जब ये नए जिलों की घोषणा की थी, तब इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि उन्होंने भाजपा अगर आती है तो उसके गले में घंटी बांध के वो चले गए, और वो घंटी इतनी उनको भाजपा को तकलीफ दे रही कि उसको 1 साल लगा उन जिलों को ऊपर डिसीजन लेने में, उनको कम करने में। और अब जब परिसीमन जब तक नहीं होगा, जब तक उसका दोबारा से ब्रेक लगा लो थोड़ा, और जब तक वो आपत्तियां लोगों की क्लियर नहीं होंगी, तो वो एक अपने आप में एक इशू है। तो ये पिछली सरकार का जो कार्य था उसको भजनलाल सरकार भुगत रही है। और हाँ, डिले जरूर हुआ है, पर देखिए अंत भला सब भला। मुझे लगता है जो हम कयास भी लगा रहे थे कि दिवाली के बाद इलेक्शन होंगे, पंचायत समिति के चुनाव होंगे, और जो ग्रामीण क्षेत्र की सरकार है वो अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में एक काम करेगी। और इससे फिर वो एक प्रदेश एक चुनाव का सपना तो बीच में रह गया ना।
देखिए वन नेशन वन इलेक्शन तो आज उन्होंने क्लियर कर दिया, मधुकर गुप्ता जी ने भी क्लियर कर दिया कि वो एक सपना ही रह जाएगा जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब तक जगरूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है जगरूप जी बोलने में मास्टर है। कह रहा हूं, देखो जिम्मेदारी से ना राज्य निर्वाचन आयोग बच सकता है ना सरकार, दोनों ने विलंब किया है, दोनों इसके लिए उत्तरदायी हैं। मर्यादित अवधि में चुनाव करवाना दोनों की जिम्मेदारी थी, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी और उसकी वैधानिक जिम्मेदारी थी। और रही बात, अभी जैमिनी जी कह रहे थे कि आईएएस में बहुत बचकानी बात जैसे नेता प्रतिपक्ष ने और विपक्ष संसद टीकाराम जूली जी ने की है, ये प्रमोशन है, ये कोई सिलेक्शन थोड़ी है, इसमें तो सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन होता है। इसमें एससी एसटी ओबीसी मान लीजिए 4 अगर माइनॉरिटी वर्ग के सीनियर लोग होते तो वो बनते, 4 एससी के सीनियर होते तो वो बनते। क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं उसमें एक सिलेक्शन बोर्ड बैठता है जिसमें यूपीएससी का चेयरमैन और राज्य के चीफ सेक्रेटरी और सीनियर मोस्ट आईएएस का बोर्ड बनता है। तो ये भूपेश जी के पति का डॉक्टर घनश्याम का वो थे क्या सीनियरिटी में? जगरूप जी सीताराम जाट का नहीं हुआ क्या? सीताराम जाट का नहीं हुआ क्या प्रमोशन? वो थे क्या सीनियरिटी में? और ममता भूपेश के पति डॉक्टर घनश्याम का नहीं हुआ क्या? ये प्रक्रिया पिछली बार चिकित्सा विभाग से 2 आईएएस अधिकारी बनाए थे अन्य सेवाओं से, जिसमें एक भूल गए क्या? हाँ ये भूल गए क्या? सीनियरिटी से जी, बनते भाई, पिछली सरकार में हुआ था ममता भूपेश के पति अरे का जैमिनी जी, आपको डॉक्टर घनश्याम ये का सरकार बनाती है लड़की सीनियरिटी। बनते थे। सीनियरिटी वो से बनते सीनियरिटी हैं। अब कहाँ गई? अब कैसे बोल रहे हैं तो फिर नहीं कांग्रेस पता आपको, अब क्यों इसमें बोल रही है चलिए, ये कांग्रेस? मुद्दा नहीं है, फिर भी जगरूप जी मैं जैमिनी साहब एक छोटी सी टिप्पणी ये कि इसका खामियाजा, जैसे जो जगरूप जी ने एक बड़ी बात ये कही है कि दोनों जिम्मेदार है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नुकसान होगा सरकार को, आपको क्या लगता है? देखिए निश्चित रूप से सरकार को बहुत अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा क्योंकि गांव में माहौल नेगेटिव है, क्योंकि जब लास्ट मोमेंट पे मदन जी, सरपंचों का ये इतना लॉटरी ही बहुत खुलेगी है। और लॉटरी खुलेगी तो और मदन जी, इतना ही बहुत है। मैं तो हेमंत जी मैं तो इतना ही कह रहा हूं हेमंत जी